हेलो एवरीवन, वेलकम टू दृष्टि एकेडमी। तो ये जो हिंदी विशेष की सीरीज स्टार्ट हो रही है, इसमें हम RO, लेखपाल, UPSI, TGT, PGT, टेट, CTET, सुपर टेट इन सब एग्ज़ाम को टारगेट करेंगे। ओके, इस सीरीज में हम बिल्कुल बेसिक से लेके हाई लेवल तक जाएंगे। ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज हम पढ़ेंगे समास। ठीक है। अब समास जो है, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो है संक्षेपीकरण। ठीक है। और इसकी जो परिभाषा है वो है दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। तो ये तो होगी बेसिक सी परिभाषा जो आप बचपन से पढ़ते चले जा रहे हैं। अब जो समास की ये जो परिभाषा है, ये समास को पूरा डिस्क्राइब नहीं करती है। ठीक है। इसलिए हम लोगों को समास पहचानने में दिक्कत होती है। अब इसकी कुछ कंडीशन है जो हम एक एक करके देखेंगे। ठीक है। तो अब इसकी जो पहली कंडीशन है वो क्या है कि एक शब्दांश और एक शब्द मिलकर भी समास का निर्माण करते हैं। जरूरी नहीं कि दोनों शब्द ही मिलें, एक शब्दांश और एक शब्द मिलकर भी। ठीक है। अब शब्दांश क्या होता है? तो शब्दांश वो होते हैं जो किसी भी शब्द का छोटा सा अंश होते हैं। ठीक है। अब ये शब्दांश जो होते हैं या तो शब्द के आगे लगते हैं या शब्द के पीछे लगते हैं। जो शब्द के आगे लगते हैं उनको हम उपसर्ग बोल देते हैं, और जो शब्द के पीछे लगते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं? प्रत्यय बोल देते हैं। ठीक है। तो ये तो हो गया शब्दांश किसे कहते हैं। अब अगर हम देखें तो एक शब्दांश और एक शब्द मिलकर भी समास का निर्माण करता है। जैसे जैसे आमरण हो गया। तो आमरण में क्या है? मरण क्या है? एक शब्द है, और इसके आगे हमने क्या लगा दिया? एक शब्दांश लगा दिया। तो क्या बन गया शब्द हमारा? आमरण। ठीक है। इसी तरह क्या है? उपकार है। क्या है? उपकार है। अब कार शब्द था, लेकिन हमने उसमें क्या लगा दिया? उप। उप क्या है? एक शब्दांश है। ठीक है। तो ये क्या बन गया? उपकार बन गया। अब इसी तरह क्या है? निर्गत है। निर्गत क्या है? एक शब्द है और सार्थक शब्द है। ठीक है। पहले क्या था? गत था केवल, हमने इसमें क्या मिला दिया? एक शब्दांश को आगे जोड़ दिया, तो हमारा शब्द नवीन मिला और सार्थक बना। तो क्या है? निर्गत हो गया। इसी तरह जो हमारा अभिमान है, तो अभिमान में क्या था? केवल मान शब्द था, इसमें हमने अभी क्या है? शब्दांश को हमने जोड़ दिया, तो क्या हो गया? ये अभिमान। ठीक है। तो पहली कंडीशन हमारी ये हो गई क्या? कि एक शब्दांश और एक शब्द मिलकर भी समास का निर्माण करते हैं। ठीक। अब हम देखते हैं दूसरी कंडीशन क्या है। दूसरी कंडीशन है कि एक शब्द और एक शब्द मिलकर भी समास का निर्माण करते हैं। जैसे माता पिता। अब शब्द क्या था? ये माता और पिता। तो इसका हमने क्या कर दिया? संक्षेपीकरण कर दिया, क्योंकि समास जो है उसका जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? संक्षेपीकरण। तो हम किसी भी दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर उसका संक्षेपीकरण कर देते हैं, और जो हमें नया शब्द मिलता है उसी को हम समास बोल देते हैं। ठीक है। तो पहले ये था माता और पिता। अब हमने इसको क्या कर दिया? ये जो योजक चिन्ह है इसको हमने बीच में रख दिया और इसका संक्षेपीकरण हुआ क्या? माता और पिता। इसी प्रकार रात दिन, चाय वाय, दही बड़ा। ठीक है। तो ये क्या हो गया? एक शब्द और एक शब्द मिलकर भी समास का निर्माण करते हैं। अब इसकी जो तीसरी कंडीशन है वो क्या है? दो से अधिक शब्दों का योग, यानी दो से अधिक शब्द मिलकर भी समास का निर्माण करते हैं। ठीक है। जैसे आन बान शान, ये तीन शब्द थे। कितने हैं? तीन शब्द। अब हमने इनको क्या कर दिया? योजक चिन्ह से जोड़ दिया तीनों को। तो ये क्या हो गया? संक्षेपीकरण। वैसे कैसे था? आन बान और शान, हमने इनको योजक चिन्ह से जोड़ दिया। इसी प्रकार लाल बाल पाल, और तन मन धन, रोटी कपड़ा मकान। ठीक है। तो ये क्या हो गए? हमारे समास की तीन कंडीशन हो गई कि समास बनता कैसे है। तो कैसे कैसे बनता है? एक शब्दांश, क्या? एक शब्दांश और एक शब्द मिलकर भी समास का निर्माण करते हैं। ठीक है। और एक शब्द और एक शब्द मिलकर भी समास का निर्माण करते हैं, या एक से अधिक या दो से अधिक शब्द मिलकर भी समास का निर्माण करते हैं। अब अगर हम समास के भेदों की बात करें तो ये समास के जो भेद हैं वो चार भी होते हैं और छह भी होते हैं। अगर आपसे ऑप्शन में पूछे कि समास के भेद बताइए कितने, और ऑप्शन में चार भी हो और छह भी हो, तो आपको छह टिक करना है। ठीक है।
क्योंकि वो आपसे 6 पूछना चाह रहा है, ठीक है। और अगर ऑप्शन में 6 नहीं है तब आपको 4 टिक करना है, ठीक है। तो समास के भेद कौन कौन से हैं? अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास और बहुब्रीहि समास, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे समास के 6 भेद। अब 4 कैसे होते हैं? ये जो हमारा तत्पुरुष समास है इसके 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है हमारा समानाधिकरण तत्पुरुष समास और दूसरा है व्याधिकरण तत्पुरुष समास, ठीक है। जो समानाधिकरण तत्पुरुष समास है इसके 2 भेद होते हैं। पहला तो है कर्मधारय समास और दूसरा है द्विगु समास। तो इसलिए जो हमारे समास के जो भेद हैं वो 4 हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि तत्पुरुष समास के अंतर्गत ये जो कर्मधारय समास है और द्विगु समास दोनों आ जाते हैं। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये पूछ लेता है कि तत्पुरुष समास के अंतर्गत कौन कौन से समास आते हैं, तो कर्मधारय दे देगा और द्विगु दोनों दे देगा आपको, ठीक है। और जो व्याधिकरण होता है इसके कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास, ठीक है। आगे हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे समास के। तो अब हम एक एक करके सबको संक्षेप में देख लेते हैं, ठीक है। आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा। तो पहला है हमारा अव्ययी भाव समास। अब जो अव्ययी भाव समास है इसमें प्रथम पद प्रधान होता है, ठीक है। प्रथम पद प्रधान होता है और जो पहला पद होता है वो हमेशा अव्यय, निपात या उपसर्ग के रूप में होता है, ठीक है। और अव्यय क्या होते हैं? अव्यय वे शब्द होते हैं जो लिंग वचन काल कारक में परिवर्तित नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे इधर उधर हो गया, क्या है? इधर इधर हो गया, धीरे धीरे, जल्दी, आजकल। तो ये क्या है? अव्यय है। ये इधर का इधर ही नहीं होगा, उधर का उधर ही नहीं होगा, धीरे का धीरे नहीं हो जाएगा, है ना। आजकल का आजकल ही नहीं हो जाएगा या आजकल ही नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह क्या है? निपात भी होते हैं जो लिंग वचन काल कारक में परिवर्तित नहीं होते हैं। जैसे यथा है, तथा है, इति है, सिर्फ है, तो है, भी है। इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। और इसी तरह है उपसर्ग। तो उपसर्ग में क्या होता है कि ये भी लिंग वचन काल कारक में परिवर्तित नहीं होते हैं। जैसे शब्द है हमारा प्रतिदिन, तो इसमें उपसर्ग क्या है? प्रति उपसर्ग है, ठीक है। ऐसी क्या है? अपमान। अपमान में कौन सा उपसर्ग है? अप है। अभी में कौन सा उपसर्ग है? अभी है। उपगमन में क्या है? उप उपसर्ग है। तो ये उपसर्ग होते हैं, ये भी लिंग वचन काल कारक में परिवर्तित नहीं होते हैं, ठीक है। यानी कि जो जैसे हैं वैसे ही रहें, ठीक है। तो ये हो गया अव्ययी भाव समास, ठीक। अब अगर हम द्वंद्व समास की बात करें तो इसमें क्या है? दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी दोनों पदों की प्रधानता होती है। जैसे दही बड़ा हो गया, माता पिता, दिन दिन, पितरौ, ठीक है। तो इसमें दही की भी विषय प्रधानता है और बड़ा की भी, माता की भी है और पिता की भी। दिन दिन यानी दिन की भी प्रधानता है और दिन की भी। ऐसे ही है पितरों, तो इसमें माता की भी प्रधानता है और पिता की भी, क्योंकि पितरों का जो मतलब होता है माता और पिता होता है, ठीक है। अब अब हम देखेंगे कर्मधारय समास को। तो जो कर्मधारय समास होता है इसमें द्वितीय पद प्रधान होता है और जो ये कर्मधारय समास है ये विशेषण विशेष, उपमेय उपमान और गुण गुणी वाला समास कहलाता है, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि विशेषण विशेष वाला समास बताइए निम्न में से कौन है, तो आपको किसको टिक करना है? कर्मधारय समास को। ऐसे आपसे पूछ लेगा उपमेय उपमान वाला समास निम्न में से कौन है, तब भी आपको कर्मधारय टिक करना है। या गुण गुणी वाला समास कौन सा है, तब भी आपको कर्मधारय समास टिक करना है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कर्मधारय समास के उदाहरण की, तो कौन कौन से हैं? पीताम्बर, यानी कि पीला अंबर। अंबर मतलब होता है वस्त्र। तो जो अंबर की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है, यानी कि विशेषण विशेष वाला शब्द हो गया ये, ठीक है। तो क्या हो जाए? कर्मधारय समास। अब महात्मा, तो यहाँ पर किसकी महानता बताई जा रही है? आत्मा की। आत्मा कैसी है? महान है, इसलिए ये कर्मधारय समास का एग्जाम्पल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि विशेषण विशेष वाला अभी हम पढ़ चुके हैं। विशेषण विशेष वाला समास जो होता है वो कौन सा होता है? कर्मधारय होता है। इसी तरह होता है पुरुषोत्तम, यानी कि जो पुरुषों में उत्तम है वो कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। क्यों? क्योंकि इसमें पुरुष की विशेषता बताई जा रही है कि पुरुषों में जो कैसा है? उत्तम है, ठीक। इसी तरह क्या है? कमल नयन हो गया। इसमें आंखों की क्या बताई जा रही है? विशेषता बताई जा रही है कि जो आंखें हैं, या इसमें क्या है? उपमेय उपमान, यानी कि आंखों की उपमेय उपमान
के साथ तुलना की जा रही है। क्या कि आंखें जो हैं वो कैसी हैं, कमल के समान हैं। ठीक है, मुखचंद्र हो गया, कमीना मंत्री हो गया, ये क्या है, उदाहरण है कर्मधारय समास के। ठीक, अब हम बात करें द्विगु समास की। तो जो द्विगु समास होता है इसमें पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होता है और दूसरे पद की प्रधानता होती है। ठीक है, पहला पद हमेशा संख्यावाची होगा और दूसरे पद की प्रधानता होगी। ठीक है, और द्विगु समास में हमें समूहवाची शब्द भी मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि चतुर्बुध हो गया, पंचवटी है, शताब्दी है, तिराहा है, चौमासा है। ठीक है, अब चतुर्भुज में अगर आप देखें तो पहला पद क्या है, संख्यावाची है, चतुर यानी कि चार भुजाओं वाला। तो पहला पद है हमारा संख्यावाची और दूसरे पद की प्रधानता है। ठीक है, इसी प्रकार पंचवटी यानी पांच वटों का समूह, पांच वटों का समूह, वट मतलब होता है वृक्ष। ठीक है, और इसी प्रकार अगर हम देखें शताब्दी, शत अब्दियों का समूह, शत मतलब होता है 100 और अब्दी मतलब होता है वर्ष। ठीक है, तो क्या हो गया, शताब्दी। अब ये इसका जो पहला पद देखेंगे तो आप संख्यावाची है और दूसरा की क्या है, प्रधानता है। इसी प्रकार है तिराहा यानी 3 राहों का समूह। ठीक है, चौमासा 4 मासों का समूह, 4 मासों मतलब माहों का। ठीक है, महीने का। अब अगर हम तत्पुरुष समास को देखें तो इसमें क्या हुआ है, द्वितीय पद प्रधान होता है। ठीक है, इसके जो उदाहरण है वो कैसा है, राज सिंहासन है, वनवासी है, वन मानुष है, राजपुत्र है, मधुमक्खी है। ठीक है, अब अगर हम राज सिंहासन का समास विग्रह देखें तो क्या है, राजा का सिंहासन। ठीक है, ये शब्द था एक, राजा का सिंहासन, इसका हमने क्या कर दिया, संक्षेपीकरण कर दिया और बना दिया क्या, राज सिंहासन। इसी तरह वनवासी यानी कि वन में वास करने वाला, तो क्या हो गया, वनवासी हो गया। इसी तरह हो गया वन मानुष यानी कि वन में निवास करने वाला मनुष्य, तो हमने उसको क्या बोल दिया, वन मानुष बोल दिया। राजपुत्र यानी राजा का पुत्र। ठीक है, इसी तरह है मधुमक्खी यानी कि मधु को एकत्रित करने वाली मक्खी, मधु मतलब शहद। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तत्पुरुष समास। अब आता है हमारा बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो बहुब्रीहि समास में क्या होता है, ना तो प्रथम पद प्रधान होता है और ना ही दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, इसमें कोई अन्य पद या तीसरा पद प्रधान होता है, यानी कि जो दोनों पद होते हैं ये किसी थर्ड पर्सन की ओर हमको संकेत देते हैं। जैसे चंद्रमौली हो गया, यानी चंद्रमौली यानी चंद्र है जिसके मौली पर, मतलब चंद्र है जिसके शिखर पर। तो चंद्रमा जो है वो किसके शिखर पर है, तो वो शिव के शिखर पर है। तो हमें किसको बता रहा है कि ये शिव की ओर इशारा कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही नीलकंठ यानी नीला है कंठ जिसका, तो वो कौन है, वो भी शिव हैं आपके। ठीक है, अब क्या है चक्रपाणी, तो जो चक्रपाणी है ये भी थर्ड पर्सन की ओर हमको इशारा कर रहा है। कौन, चक्र है पानी में जिसके, यानी कि पानी का मतलब होता है हाथ, और चक्र आप जानते हैं, तो चक्र किसके हाथ में है, विष्णु के। तो ये हमें किसकी ओर इशारा कर रहा है, विष्णु का। तो कहने का मतलब ये है कि जो जो बहुब्रीहि समास होता है इसमें दोनों पद प्रधान नहीं होते, ये इसमें कोई थर्ड पर्सन प्रधान होता है। ठीक है, इसी तरह बारहसिंगा हो गया, निशाचर हो गया। ठीक है, निशाचर बोलते हैं राक्षस को। तो अगर हम इनके शब्दों को देखें अलग अलग, तो निशा का मतलब होता है रात और चर का मतलब होता है जो रात में गमन करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।